बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आज जी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। और जो मुझे मैसेजेस में चैप्टर आए हुए हैं ना, आई थिंक 4.2 और 4.3 जो है चैप्टर्स मुझे मैसेज में आया है कि ये भी इसका रिव्यू दे दें, तो इंशाल्लाह मैं इसके बाद उसी का रिव्यू दूंगी। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको फिर भी समझने है तो मैसेज कर दिएगा। अभी तरह इंपॉर्टेंट जो है ना मैं एक्सरसाइजेस करा रही हूँ। चलें जी। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक हो गया, करने का प्रोसीजर देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में आपको ये वैल्यूज़ दिए में, यानी कि आपको एक बात बताना था कि यहाँ पे वी हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा। मैं यहाँ पेन ले लूँ। पाइथागोरस थ्योरम में करते क्या है, ये जो सी स्क्वायर लिखा है, सी क्या चीज़ है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, एच एक तो लिखने में मुश्किल होती है, वरना तो दिल तो यही चाहता है कि कॉपी में समझा दिया जाए। अच्छा जी, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, ये है पाइथागोरस थ्योरम। समझ आ गई सबको? तो अब ये सी कहाँ से आया है? तो ये हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, एच हाइपोटेनियस हो गया, सब समझ लें यहाँ पे। परपेंडिकुलर ये हो गया। परपेंडिकुलर क्या क्या होता है ये भी हम बता देते हैं आपको। ये परपेंडिकुलर है, बस सही है, पी का काफ़ी है, लिखते लिखते सुबह हो जाएगी। चले जी, परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हो गया बेस। ठीक हो गया, सबको समझ में आ गया। अब ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो अगर आप परपेंडिकुलर और बेस का सम करें तो इट इज़ इक्वल टू हाइपोटेनियस। तो ये पूरा थ्योरम है जो ड्राइव भी होता है। खैर अब बेस क्या चीज़ होती है? बेस वो साइड होती है जहाँ एंगल बनता है। ये रहा एंगल जो कि है 90 डिग्री का एंगल है ना। और ये जो डब्बा बन जाता है स्क्वायर, इसका मतलब ये कि ऑब्वियस है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो बेस वो साइड होती है जहाँ एंगल बनता है। ठीक हो गया। और इसी के बिल्कुल ही साथ में ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है दैट इज़ 90 डिग्री एंगल, और इसी वजह से इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर ऐसी साइड होती है जो 90 डिग्री एक दूसरे के साथ बना रही है। देखें, ये लाइन और ये लाइन जब कंबाइन हो रही है तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और ये जो सबसे बड़ी साइड है दैट इज़ हाइपोटेनियस। सबको समझ में आ गया? अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाएंगे। पहले रब कर लें इसको ताकि समझ में आ जाए चल क्या रहा है। अच्छा जी, रेज़र रेज़र रेज़र, चलें जी। तो अब ये हो गया रब। ये 90 डिग्री का एंगल है, जहाँ जहाँ रेड बॉक्स आपको ये नज़र आ रहा है ना। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। चलो जी, बड़ा मुश्किल हो जाता है यार ये लिखना। कोई आसान चीज़ जो है ना ढूंढनी पड़ेगी। ये लिखने का जो तरीका है ना बड़ा। खैर, ये जो 90 डिग्री का एंगल हो गया। चलें जी, सवाल में हमें ए साइड गिवन है, यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है, और हमें हाइपोटेनियस वाली साइड भी गिवन है, और बेस वाली साइड हमें क्या करनी है? पता करनी। तो बड़े आराम से पता चल जाएगी कि अगर हम ये देखें फॉर्मूला तो दो साइडें पता हैं और तीसरी साइड हम पता कर लेंगे। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन अ फॉर्मूला। ये जो हाइपोटेनियस यानी कि जो सी है उसकी वैल्यू ये दी हुई है 4√2, और इसके ऊपर फॉर्मूले का स्क्वायर लग गया इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 4 का स्क्वायर कर दिया, और बी स्क्वायर की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो अब ये देखें 4 4 16 होता है, रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो फिर क्या हो जाए, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ना 4 पर भी है, ये स्क्वायर ना √2 पे भी है, ये बात समझ लें। तो ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप अलग से देखें, और ये जो स्क्वायर है ना ये √2 पे भी है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 16 हो जाता है, और फिर 16, और फिर जब ये स्क्वायर 2 पे भी √2 पे भी है तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो 4 4 16, 16 2 32 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सामने 32 आ गया है। ये हो गया, सही हो गया। यहाँ पे आ गए 32, और उसके बाद आपने जो है जो वैल्यू पुट की थी, आपके पास ए की वैल्यू है कि जो कि 4 है। ठीक है, ये सी स्क्वायर है, सी की वैल्यू आ गई 32, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 था, तो 4 4 16 हो गया, और ये प्लस का 16 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 16। तो 32 में से 16 गया तो 16 आ गया। अब बी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या करना होगा? स्क्वायर रूट आपने जो है ना फिर यहाँ पे बोथ साइड्स पे लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू बच्चों होती है हाफ। स्क्वायर रूट की इटसेल्फ वैल्यू इज़ हाफ। तो हाफ से क्या हो जाता है, यानी कि स्क्वायर रूट से हाफ से ये स्क्वायर कट जाता है तो बी बच जाता है। और 16 का अगर हम स्क्वायर रूट देखें तो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 4 से क्या होता है? 16 होता है ना। तो 16 का जो स्क्वायर रूट है इट इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, अब अगर आप हम ये देखें कि हमें ना एंगल मालूम करना है,
ठीक है, अभी हमारे पास एंगल अगर हम मालूम करना चाहते हैं, यहाँ देखें बी, एंगल बी जो है ना हमारे पास 90 डिग्री है। तो अगर बाकी दो एंगल कितने के होंगे, हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपने बचपन में 7 में पढ़ा होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अगर ये 90 है तो इसको आप डिवाइड कर लें 180 को 90 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 45। तो ये भी 45 होगा, ठीक है, और दूसरा एंगल भी 45 होगा दो, तो फिर ये 180 बन जाएगा। सबको समझ में आ रही है? तो एंगल भी आप निकाल सकते हैं। ये बहुत डिटेल में बता दिया है। अब हम चलते हैं नीचे, ठीक है, चलें जी, अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, पार्ट 2 पे। ये भी इसी तरह हुआ क्या है कि पी आर एक साइड गिवन है, यहाँ एंगल है 60, ठीक है, पेन ले लेते हैं यार। चलो, ये जो है ना ये एंगल है हमारा 60, ये है पी, ठीक है, ये पी क्यू आर, फिगर थोड़ी सी इधर उधर हो गई, कोई मसला नहीं है, ये रहा पी, ठीक है, ये इसको क्यू दे देते हैं, इसको आर दे दें, तो आप ये देख लेते हैं, ठीक है, आप बुक में देख लीजिएगा, मसला नहीं है, ये इसी तरह ही होगा, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ यहीं पर। ठीक हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं, ट्राइंगल पे नाम नहीं लिखा हुआ, कोई इशू नहीं है, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट देना मकसद है आपको। पी आर क्यू आर साइड आपने मालूम करनी है, यानी कि एक तरफ क्यू है और दूसरी तरफ आर है, यहाँ पे क्यू होगा, हाँ ऑब्वियसली यहाँ क्यू होगा, यहाँ आर आ जाएगा, और ये पी जो उड़ा उड़ा जा रहा है ये यहाँ लग गया, सही हो गया। चलो भाई, अब सेट हो गया। अब यहाँ जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो पहले हम ये वाला आर वाला एंगल कैसे निकालेंगे? हम सबको पता है एंगल आर अगर हमें निकालना है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 होता है, सबको पता है। यहाँ अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख लें, सम, बड़ी मुश्किल से लिख रही हूँ मैं, एक बार बोलूँ, सम ऑफ इंटीरियर पूरी स्पेलिंग लिख लीजिएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हम जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं आप, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, आप ये लिख लें, ठीक हो गया। 180 के इक्वल होता है, तो 180, ये एक एंगल तो आ गया 90, 90 में प्लस किया 60, और फिर उसमें से आप ये दोनों एंगल को 180 में से माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो आसान तरीका क्या होता है कि आपने लिखा, क्या लिखा, एंगल आर, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एंगल आर, सम का मतलब होता है तीनों एंगल्स को ऐड करना, एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल पी इज इक्वल्स टू 180, ठीक हो गया, 180। उसके बाद आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्यू की वैल्यू आपके पास 90 है, पी की वैल्यू 60 है, आर की पता करनी है, दोनों को सम करें, 180 से माइनस करा दें तो आपके पास एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। सबको समझ में आ गया, बहुत आसान था। आगे चलें, अब हमें एंगल तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, दैट इज़ 30 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 होता है। चलो जी, अब हमें साइडें मालूम करनी है, ठीक है, पी क्यू पता है, पी आर पता करना है, और क्यू आर, और मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी ना उसी से रिलेट कर रहा है ये, ठीक है। अगर मुझे पी क्यू यानी कि मुझे पता है बेस, तो मैं क्या पता कर सकती हूँ, पी आर बड़े आराम से। अगर ये बेस है, ये वाली साइड क्या थी भाई, परपेंडिकुलर थी, ये वाली साइड क्या थी, हाइपोटेनियस थी, है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस होता है। तो ये एंगल जो था 60 था ना, और बेस क्या चीज़ है, जहाँ एंगल बने वो बेस होता है, तो बेस जो है 60 था, तो कॉस 60 लगाया। कॉस 60 का कॉस 60 क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस 60, कॉस का फॉर्मूला आपने टिग्नोमेट्री में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक हो गया, समझ में आ रहा है। तो बेस क्या चीज़ थी, पी क्यू, हाइपोटेनियस क्या था, पी आर, सही है। बस पी क्यू की वैल्यू क्या थी आपके पास, 4√3, सही है ना, पी क्यू की वैल्यू आपके पास थी 4√3, और पी आर की वैल्यू आपने पता करनी थी, तो ये आपने जो है पता कर लिया, दैट इज़ 8/√3, सही है। आपने पी क्यू की जगह ये कैसे किया ये देख लें ज़रा, कॉस 60 आपने लिखा, सुन लें, कॉस 60, ये थोड़ा सा डायरेक्ट करा हुआ है, बेस हमारे पास क्या है, ये रहा 4√3, 4√3, ठीक है, बेस ये रहा, और हाइपोटेनियस हमारे पास मालूम करना है जो कि है पी आर, ठीक है, पी आर।
अब इसने यहाँ जो मैंने 1/2 लिखा है ना, ये cos 60 की वैल्यू है, कैलकुलेटर से आराम से निकल आएगी। ठीक है, cos 60 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 और ये 4√3 आपने इसके सामने लिखा। सबको समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाई PR। सही है, PR उधर चला जाएगा और ये जो 2 है ये 4√3 से क्या हो रहा है, आके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो PR इधर आ गया, अरे हाय PR इधर आ गया, बहुत ही हसीन बन रहा है ये। 2 4 का क्या हुआ, 8 हो गया और 8√3। समझ में आई? ये 1/2 क्या था, ये दिस इज़ द वैल्यू ऑफ cos 60। सबको समझ में आ गया? चलो मिटा देते हैं, ये डायरेक्ट किया था हमने, ये इस तरह होना था। चलें जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। एक साइड हमें पता चल गई PR की, जो कि हमारे पास आ गई है 8√3। अब हमें साइड कैलकुलेट करनी है QR की। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास साइन 60 ही हमने लगा लिया, क्योंकि 60 हमें एंगल दिया हुआ है। साइन 60 का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला टिग्नोमेट्री में अभी जैसे कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सबको याद होना चाहिए। अब परपेंडिकुलर क्या है, QR। परपेंडिकुलर क्या है, QR। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है, PR। सही है, PR हो गया। साइन 60 है, एंगल हमें जो दिया हुआ है वो है 60। ठीक है, परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। आप चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी कर सकते हैं, आंसर विल बी द सेम। साइन 60 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आ जाएगी √3/2। ठीक है, ये देखें QR लिखा हुआ है, PR की वैल्यू इधर रखी है 8√3। तो QR मालूम करना है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। तो आसान है, जस्ट सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सही हो गया, इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलें जी, अब हम आगे करते हैं। ओहो, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आप लोग बुक देख लें, मैंने फिर जो है ना फिगर बनाई नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ। आपके बुक के अंदर जो फिगर है PQR, दैट इज़ आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल इज़ अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। आप देखोगे उस फिगर के अंदर एक ट्राइंगल होगा। ओहो, एक ट्राई पेन लेना था यार। हाँ जी, ट्राइंगल होगा, अभी फिगर मेरे सामने भी नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज एक फिगर होगी जिसकी 2 साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, 8 मीटर। ठीक है, और 8 मीटर ये शो कर रहा है कि दिस इज आइसोसेलिस ट्राइंगल, और एक साइड आपने कैलकुलेट कर लेनी है। सही है, ये हमारे पास फिगर आ गई, यानी कि 2 आइसोसेलिस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। ये साइड और जाहिर है ये साइड इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये साइड और एक साइड इक्वल हो जाएगी। हाइपोटेनियस तो 8 मीटर नहीं होगा, 2 साइडें इक्वल हो जाएंगी और एक एंगल, जाहिर है राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो 90 डिग्री का एंगल होगा हमारे पास। सही है, बस तो हमें एक साइड मालूम करनी है जो कि ये होगी। तो हमारे पास हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता था ना, C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। तो A² प्लस B² को हमने ऐड किया, 8 8 64 और ऐड किया तो 128 आ गया। 128 और फिर स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो आंसर आ गया और एक साइड पता चल गई। अब सवाल यह है कि आइसोसेलिस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स एंड द 2 एंगल्स आर इक्वल। अगर एक एंगल बुक के अंदर 90 डिग्री है, जाहिर है एक एंगल तो ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और 2 बाकी एंगल फिर क्या होंगे, 45 के। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइडें और 2 एंगल इक्वल होंगे। एक तो मैंने तीसरी साइड कैलकुलेट कर ली और थ्रू बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 2 साइड पता है, C² मालूम कर लिया। सही है, और क्या बोलते हैं कि एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी 2 एंगल क्या होंगे, 45 के, क्योंकि आइसोसेलिस ट्राइंगल है। चलो भैया, जो 4 पे एक्स, यहाँ पे भी मैंने क्या कहते हैं कि फिगर नहीं बनाई। तो यहाँ गिवन था हमारा एंगल एक्स 90 डिग्री है, 2 एंगल मालूम करने हैं। तो अगर ज़रा 2 एंगल पे दिमाग पे जोर देने तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 होता है। तो अगर एक एंगल 90 है तो बाकी क्या होंगे, 2 45 के हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 आपको साइडें दी हुई हैं। ठीक है, 2 साइडें दी हुई, तीसरी निकालनी है। तो तीसरी तो निकल सकती है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है और तीसरी साइड निकल गई है। फिर भी कन्फ्यूजन रहे तो पूछ लिएगा। ये शायद लास्ट है। इसमें क्या हुआ कि तीनों साइड्स आपको गिवन थी, एक थी 10 सेंटीमीटर, 6 और 8 सेंटीमीटर ना। यहाँ वेरिफिकेशन करना था कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने तीनों साइडें लिखी
10, 6 और 8। 10 जो साइड है, ऑब्वियस सी बात है कि ये हाइपोटेनियस होगी। जो सबसे बड़ी सेंटीमीटर की साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगा दिया। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगा दिया। पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस स्क्वायर, जिसे हम कहते थे सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो हमने कहा कि सी जो थी बड़ी साइड थी, यानी कि 100 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सॉरी 10 ले लेंगे। तो 10 का जो स्क्वायर रूट होगा, 10 का जो स्क्वायर होगा, 10 10 100 हो गया। फिर ए और बी का सम करना है स्क्वायर करके, तो 6 6 36 और 8 8 64। तो ये क्या हो गया? इसको हमने फिर ऐड किया, 6 4 10 हो गया, और फिर ये 10 हो गया, 100 हो गया, ठीक है ना। 100 इसका आंसर आया, यानी कि वेरीफाई कर लिया कि ये हमारा 100 जो है टोटल इसके साइड्स का सम बना। समझ में आ गई सबको? चलें जी, यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, और फिर हम 4.2 और 4.3 का भी हम रिव्यू देंगे। अभी देखते हैं कि आगे है कि नहीं क्वेश्चन। लेट्स चेक इट आउट। ओ, आगे है। यस, आगे भी एक सवाल था। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद यहाँ पर। चलें जी, ये रब कर देते हैं। ये वेरिफिकेशन का है, बहुत ही आसान है। यहाँ देखें कि ये आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, और आपने आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू मालूम करना है। सवाल देख के समझ में आ जाता है, बड़ा आसान सा है। कैसे? देखें, सवाल है एक्स स्क्वायर, यानी कि हम इस पूरी टर्म का, ओए होए हम यानी कि हम इसको छोटा करेंगे भाई, सबर करें, सबर सबर। चलो भाई, पेन ले लेते हैं। कितना खूबसूरत कलर आया था। खैर, ये देखें ज़रा, क्वेश्चन को देखें। एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, वाई पे भी, जेड के ऊपर भी, और फिर पहली चीज़ तो आपने ऑब्जर्व किया, सब पे स्क्वायर है। सबकी स्क्वायरिंग करेंगे, सबकी स्क्वायरिंग करेंगे, सबकी स्क्वायरिंग करेंगे। पहला काम स्क्वायरिंग, तीनों इक्वेशन की स्क्वायरिंग। दूसरा काम अगर हम देखें, जब हम स्क्वायरिंग से निपट जाएंगे तो इस सब पे तो स्क्वायर आएगा, इन सब पे भी स्क्वायर आएगा, वाई के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो ये चीज़ तो आ ही रही है ना, बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। स्क्वायरिंग तो हो ही रही है। जब स्क्वायरिंग कर लेंगे तो सेकंड स्टेप क्या होने वाला है, देखे देखे बगैर पता चल जाता है कि फिर आपने इन सबको ऐड करा देना है। तो देखो, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर हो गया। बाकी देखते हैं कि क्या काम हो सकता है। तो देखने से पता चल रहा था कि पहले क्या करो भाई, स्क्वायरिंग, देन यू हैव टू ऐड इट। चलें भाई, आगे क्या कह रहा है? स्क्वायर ईच टर्म स्क्वायर कर दिया, देख सकते हैं स्क्वायरिंग हो गई, सबके पास स्क्वायर आ गया, ठीक है। स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग स्क्वायर कर दिया सबको, सबको समझ में आ रहा है, स्क्वायरिंग हो गई। स्टेप 2 में ऐड ऑल द 3। सब तीनों को आपने क्या किया, ये जो तीनों आपने स्क्वायरिंग की थी, अब तीनों को ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और तीनों को ऐड कर दिया है। यहाँ कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, और वो निकल रही है आर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। आर यानी कि तीनों टर्म में, तीनों जो टर्म हैं 1 2 3, इसके अंदर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमारी निकल रही है, ठीक है। सॉरी, 2 टर्म है, यहाँ तो साइन लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा सवाल तो पढ़ नहीं रही हूँ। तो 2 जगह यहाँ पे 2 टर्म के अंदर हमारे पास ये निकल रहा है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन आ गया। बचा क्या था? ये साइन स्क्वायर बीटा बचा था, और ये भाई साहब कॉस स्क्वायर बीटा बचा था। ये तो डिफरेंट था, इसको एज इट इज़ कॉपी कर दिया। फिर हम नीचे आने के लिए हमें ये क्लिक करना है। चलें भाई, क्या बात है, खुद ही मूव कर लेता है। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया, हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। सिंपल अलजबरा लग रहा है, कुछ भी नहीं है। फिर हमने आइडेंटिटी लगाई। हम जानते हैं कि हमारे पास ये देखा देखा सा लग रहा है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह बीटा है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, सबको पता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, ये एज इट इज़ आ गया। अब अगेन यहाँ पे भी कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है? आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। दोनों, ये अलग फैक्टर, ये अलग फैक्टर है, ये अलग फैक्टर है, एंड इट दे हैव आर स्क्वायर कॉमन। तो आर स्क्वायर कॉमन निकल गया। जब आर स्क्वायर कॉमन निकल गया तो क्या क्या बचा हुआ है? देखें, कॉस स्क्वायर, जब आर स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस तो आएगा ही, फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, है ना। तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू वही फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह अल्फ़ा आ गया, तो बस ये इक्वल हो गया किसके? 1 के इक्वल हो गया। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर। हमारी वैल्यू क्या है ये बच्चों? आर स्क्वायर। तो आई थिंक कि अब ख़त्म हो ही गया, ठीक है ना। तो कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा।
4.2 4.3 किसी बच्चे ने मुझे कहा था कि थोड़ा सा रिव्यू दे दें। रिव्यू क्या, आपको पूरा समझा देंगे भाई। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। मैथ्स में थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ क्योंकि मैंने एंड में शुरू किया है, और अनकरीब जो क्लास 10 की केमिस्ट्री का एक आध चैप्टर भी डालना बाकी है। खैर, उम्मीद है कि आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे और ये मैथ्स आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट में बताइएगा आपको और कौन से चैप्टर करने हैं, तो ताकि मैं उसके लिहाज से अभी उसको अलाइंड करूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स करीब है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।